तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक का, एरर्स के अंदर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो ये है हमारा कि एरर्स का कॉम्बिनेशन कैसे किया जा रहा है। मतलब दो एरर्स को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम क्या फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसी के बारे में जानेंगे। बस याद रखना है हमारा क्या फॉर्मूला कहां पे यूज होता है और कैसे हमारी वैल्यूज आती है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एडिशन की, कि भाई दो वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं। अभी हम दो वैल्यू क्या क्या ले रहे हैं, एक वैल्यू ली मैंने ए डैश इक्वल बोल दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ध्यान से देखना मैं इक्वेशन क्या लिखी है, ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या ये लिखने का तरीका कुछ याद आया? हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने पढ़ा कि भाई हमारा ए इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ रहा था, ए मीन प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, यही पढ़ा था। अब मैं बस लिखने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे रहा हूं ताकि यहां समझने में आसानी हो। तो मैंने बोला भाई ए डैश इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो ये ए क्या हुआ, ट्रू वैल्यू हमारी। ये डेल्टा ए क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब समझते हैं कैसे होता है हमारा एडिशन, कैसे होता है सब्ट्रैक्शन। अगर हम ऐड कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को, एक है मेरी ये और बी हो गया मेरा ये, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को चेक करते हैं। बी डैश को लिख लिया मैंने बी प्लस माइनस डेल्टा ए। मुझे करना है इन दोनों को ऐड। मैंने बोला भाई ऐड करने पे कोई नई क्वांटिटी मिल रही है जो है जेड डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। दोनों का क्या करना है, सम करना है। अब ये क्या है, हमारा एरर की बात की जा रही है, तो इसमें एक ट्रिक होती है, हम किस तरह ऐड कर रहे हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या डायरेक्ट सबको ऐड कर दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे, ये सब हमें सोचना होगा। तो यह ध्यान से देखना, जब भी मैं एरर्स को ऐड करता हूं या फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करता हूं तो मैं क्या ध्यान रखता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, ये मेरा जेड डैश है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जरा कंपेयर करके देखो, हमेशा याद रखना ट्रू वैल्यू ट्रू के साथ ही फंक्शन बनाएगी और एरर हमेशा एरर के साथ ही अपना फंक्शन करेगा, कभी आपस में फंक्शन नहीं करते। ये जो मेरी ट्रू वैल्यू होती है, चाहे मैं एडिशन करूं, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन करूं, चाहे मैं कुछ भी निकाल रहा हूं, तो जो भी हमारा उसका फॉर्मूला होता है, एडिशन में क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड, तो दोनों डायरेक्टली ऐड। मल्टीप्लिकेशन में दोनों डायरेक्टली मल्टीप्लाई। डिवाइड में डायरेक्टली डिवाइड, तो हम डायरेक्टली डिवाइड। तो ट्रू वैल्यू जो भी हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं सीधे उसको अप्लाई कर दो, कुछ नहीं सोचना। ऐड कर रहे हैं ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, जो करना है कर डालो। लेकिन जब हम एरर की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको याद रखना, मेन चीज हमारी यही है। अगर मैं बात करूं यहां पे कि मेरा z या फिर ट्रू वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल होगी a प्लस बी के। और अगर एरर की बात की जाए तो मेरा डेल्टा z इक्वल होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अभी तो लग रहा है कितना आसान है कि हमने एरर्स को डायरेक्टली ऐड कर दिया, बट जब हम सब्ट्रैक्शन में पहुंचेंगे वहां हमारी कंफ्यूजन धीरे धीरे स्टार्ट होनी चालू होगी। तो याद रखना, चाहे हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, एरर ऑलवेज ऐड होते हैं। एरर्स हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसलिए मैंने एरर को एडिशन में भी ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड करूंगा। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने कि भाई मेरा जो ए डैश है वो है 2 प्लस माइनस 0.1, जो मेरा बी डैश है वो है 3 प्लस माइनस 0.2। ये बन गई इक्वेशन। अब मुझे फाइंड करना है भाई इनको ऐड कैसे करें। तो ऐड किया तो क्या मिला, z डैश इक्वल्स टू z क्या a प्लस बी, 2 प्लस 3 कितना आया 5 प्लस माइनस दोनों का सम कितना 0.3। तो ये बन गई मेरी एंड इक्वेशन। ये आ गया मेरा आंसर। क्या था ऐड करना आसान। तो चलो इसी तरह देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सेम यही है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेम यही प्रोसेस रहेगी, बट डिफरेंस क्या होगा, z मैंने क्या बताया, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी फंक्शन लग रहा है z के लिए हम वो अप्लाई करेंगे, और डेल्टा z का मेथड ध्यान रखना है मैंने क्या बताऊंगा। अब देखते हैं आगे। दूसरा क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन। अब फिर से ले लेते हैं, सेम वेक्टर लिए a डैश बी जेड
ये हो गया मेरा z, z का लिखने का तरीका बस चेंज हो गया, क्या बन गया z डैश इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश। अभी मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू के लिए क्या अप्लाई करोगे, जो भी फंक्शन हो रहा है, तो यहां कैसा फंक्शन हुआ, माइनस का हुआ, तो मैंने लिख दिया कि भाई मेरा z इक्वल है a माइनस b के, तो ये आ गई हमारी ट्रू वैल्यू। अगर मैं बात करूं एरर की, डेल्टा z, तो याद रखो चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं माइनस करूं, तो हमेशा मेरा दोनों केस में एरर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या था आसान, इस चीज को दिमाग में बसा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी कई बार पूछी जाती है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फिर से मैंने बोला सेम इक्वेशन के लिए, सेम इसी के लिए देख रहे हैं, तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला यहां पे डेल्टा z डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो 5 प्लस माइनस 0.3 था, यहां मैंने दोनों को क्या किया माइनस, हमेशा किसमें लेते हैं मोड में ले लो, क्या दिक्कत है, तो हमें मिल जाएगा 1 और साथ में प्लस माइनस 0.3, हमें मिल गया 1 प्लस माइनस 0.3। क्या था आसान, सबको समझ आया। अब एक चीज और पूछी जाती है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, एडिशन के लिए क्या फॉर्मूला है और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, दोनों जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन आर, या एक ही फॉर्म में लिया था, डेल्टा ए अपॉन ए, ऊपर क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर और नीचे ट्रू वैल्यू। तो करके देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो ध्यान से देखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं z की, तो एक ही जगह क्या आ गया z, यहां भी z, ये मेरा इक्वल होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस बी, प्लस यहां क्या सिंबल लग रहा है प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस बी। इसी चीज पे गौर करना, क्वेश्चन में पूछे जा रहा है रिलेटिव एरर फाइंड करो, हमें पता है डेल्टा z, हमें पता है z, हमें पता है डेल्टा a, हमें पता है a, सीधे इस फॉर्मूले को लगाओगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के केस की, यहां पे मुझे फाइंड करना है रिलेटिव एरर, या और क्या बोला जाता है फ्रैक्शनल एरर, एक टर्म और लगा दी जाती है यहां पे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर, सेम ही चीज है। हम ये जो नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, मैक्सिमम के लिए ही लगा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। चाहे हम बात करें मैक्सिमम रिलेटिव एरर की या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर की, दोनों मेरी सेम ही बात है। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां सेम लिखने का तरीका, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन यहां a यहां b यहां प्लस डेल्टा b अपॉन यहां a यहां b। फर्क क्या पड़ रहा है, यहां a और b को हमने क्या किया ऐड, यहां पे हम a और b को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर। यहां चाहे तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैक्सिमम। अब ये मत सोचना सर मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम का यूज नहीं होता है, हमें बस क्या जानना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। क्या यहां तक कोई डाउट, ये थे हमारे बेसिक सिंपल फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर रिलेटिव की जगह पूछा जा रहा है परसेंटेज एरर, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई उधर भी 100 से मल्टीप्लाई। इधर 100 से मल्टीप्लाई क्या सिग्निफाई करेगा कि भाई ये परसेंटेज एरर है, और उधर वह हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करेंगे। यहां पे बस सिंबल ऐसा नहीं इधर से 100 उधर से 100 काट दिया, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो हमारा तो यही बन जाएगा रिलेटिव। इधर 100 क्या डिनोट करेगा कि ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर, और उधर वाले 100 को मल्टीप्लाई ही कर देना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे हम और अच्छे से जानेंगे। क्या यहां तक किसी को डाउट, चलो बात करते हैं आगे। चलो पहले नोट डाउन कर लो फिर देखेंगे आगे। ये b डैश इक्वल्स टू b प्लस माइनस, अरे b है, डेल्टा b रहेगा ना हमारा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, तीसरी बात की हमने मल्टीप्लाई के लिए।
मल्टीप्लाई के लिए देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सेम हमारे जो ए और बी थे, तो मेरा जेड क्या आएगा, जेड आएगा मेरा ए बी। जेड के लिए मैंने बताया ना, सीधे जो भी फंक्शन लग रहा है वही कर देते हैं, ऐड तो ऐड, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट। यहां क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब जब हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जेड, डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहां यूज करते हैं हमारे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का, जिसे हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं, इसके अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूं और इस z को बाद में डिवाइड से यहां पे आंसर में मल्टीप्लाई में भेज दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा z मिलेगा। और यही डेल्टा z क्या करना था, मुझे फाइंड करना था। तो हम इस डेल्टा z का फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, हम फॉर्मूला किसका याद रखेंगे, मीन फ्रैक्शनल एरर या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का, ताकि हम वहां से वैल्यू फाइंड कर सके। क्या किसी को डाउट? ऐसे ही सेम किसके लिए होता है, हमारा डिवीजन के लिए भी होता है। अगर मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं, अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो मेरा z किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के। यहां पे भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, याद रखना। यहां पे हम डेल्टा z डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, याद रखना है इस बात को। ना ही इसमें ना ही इसमें। अब मोस्टली जितने भी आएंगे हम किसी में ऐसे नहीं कर सकते, हम बस किस में कर सकते हैं, डेल्टा जेड के लिए प्लस और माइनस में, बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो देखो बात करते हैं डिवीजन में कैसे फाइंड करेंगे। सेम मेथड, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैं बार बार नाम बदल बदल के लिख रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसको ध्यान में रखना। मैक्सिमम रिलेटिव एरर सेम फॉर्मूला रहेगा, चाहे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और परसेंटेज करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यहां मुझे डेल्टा जेड निकालना है तो ये जेड डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या सबको समझ आ रहा है, था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट? क्या यहां तक किसी को डाउट? एक एक एग्जांपल बताऊं दोनों के लिए, देखते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिया भाई, जो मेरा ए डैश है वो है 2 प्लस माइनस 0.1, जो मेरा बी डैश है वो है 1 प्लस माइनस 0.1। ये आ गई मेरी दोनों वैल्यू। मुझे निकालना है यहां पे z, तो z कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, जो कि हो गया 2। बट हम डेल्टा z डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो मैंने बोला भाई निकाल लेते डेल्टा z बाय z। डेल्टा z बाय z ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा a बाय a। डेल्टा a कितना है, 0.1 अपॉन 2 प्लस कितना, 0.1 अपॉन 1। था आसान, यहां से सॉल्व करके मैं निकाल लूंगा डेल्टा z बाय z की वैल्यू। और अगर मुझे सिर्फ डेल्टा z निकालना है तो जो भी ये मेरा आंसर आ रहा है उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय z की वैल्यू, जो कि कितनी आई थी, 2 से, और मुझे मिल जाएगा यहां पे मेरा आंसर। क्या सबको समझ आ रहा है? कैसे करेंगे, 0.1 अपॉन 2, 1/2 क्या होता है, 0.5, एक डेसिमल और 0.05 प्लस 0.1 कितना हो गया, 0.15 इंटू कर दिया 2 से, 0.3 हो गया। ऐसे किया जाता है। तो यह आंसर कितना आया, 0.3 यूनिट मीटर, क्योंकि हम मीटर में ही तो निकालते हैं जनरली। ऐसा ही की बात की है। ये हो गया फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम वैल्यू के लिए डिवीजन में भी देख लेते हैं। डिवीजन के लिए मेरा z कितना होगा, 2 अपॉन 1, जो कि हुआ 2।
निकाल लेते हैं मैक्सिमम के लिए, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, जल्दी बोलो वैल्यू देख के, क्या सेम ही रहेगा? तो लिख दिया हमने 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 1। अब अगर मुझे निकालना है डेल्टा जेड तो फिर से जेड क्या होगा, उधर मल्टीप्लाई में चले आएगा। इसे सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है, 0.05 प्लस 0.1 जो कि हो गया 0.15। ये यहाँ पे z की वैल्यू 2 आई है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो 0.3 आ जाएगा। करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, दिमाग में ये मत रखना कि भाई एडिशन करो मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है। नहीं, ऐसा दिमाग में नहीं रखना है हमें। यहाँ वैल्यू हमने इस तरह ली थी कि आंसर सेम आया है, नेसेसरी नहीं है। क्या यहां तक किसी को डाउट? नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखेंगे। अब बात कर रहे हैं पावर की। पावर में अगर मुझे गिवन है कि भाई z का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह a पे पावर x, अब हम कैसे निकालेंगे रिलेटिव एरर? तो इसके लिए मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो भी पावर मल्टीप्लाई में जो भी पावर लगी हुई है उस पावर को भेज दो सामने। तो मैंने बोला डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू, पावर आ गई सामने और मिल गया डेल्टा a बाय a, बस यही हो जाएगा मेरा आंसर। इस तरह करते हैं हम पावर वाले केस के लिए। क्या समझ आया? ये तो थोड़ा इजी वाला था, थोड़ा हार्ड में दिखाता हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जो मेरा a है उसके लिए फंक्शन कुछ ऐसा गिवन है, a इक्वल्स टू z ही लेके चलते हैं, z इक्वल्स टू a पे पावर x, b पे पावर y अपॉन c पे पावर q। हमने इस तरह ले लिया, a पे पावर x, b पे पावर y, c पे पावर q। अब कैसे निकालेंगे हम मैक्सिमम रिलेटिव या मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर? तो इसका भी सिंपल तरीका है, पावर को बस क्या भेजना है सामने और सबको आपस में कर देना है ऐड। तो मैंने बोला डेल्टा z बाय z किसके इक्वल होगा, पहले a के लिए देखते हैं, x आ गया सामने, फिर डेल्टा a बाय a प्लस b की पावर y डेल्टा b बाय b। फिर से अब ये मत सोचना नीचे भाई डिवाइड में ऊपर क्या माइनस, नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है। सीधे पावर किसमें पॉजिटिव है ना, तो मुझे पॉजिटिव ही लिखना है। पावर अगर नीचे नेगेटिव होती तो मैं नेगेटिव लिखता, तो यहाँ पे मैं ये नहीं सोचूंगा कि पावर ऊपर ले गया तो प्लस माइनस हो गया, नहीं, डिवाइड के लिए भी तुमने ऐसी फॉर्मूला पढ़ा है। तो Q आ गया सामने और डेल्टा C बाय C, ये बन गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। क्या किसी को डाउट? सब समझ गए कैसे होता है, कर सकते हैं हम? तो चलो देखते हैं अगला और क्या पूछा जा सकता है। हो सकता है मुझसे पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो सबने देखा है, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 6-1 सिंपल पेंडुलम। क्या हम लोगों ने पढ़ा है 9th 10th 11th इन सब क्लास में पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। नहीं पढ़ा तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में 2 पाई और G क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई एंड G इज कांस्टेंट। बचा क्या, L। ये L होता क्या है, ये L होता है हमारा पेंडुलम का जो थ्रेड है उस थ्रेड की लेंथ। सपोज करो ये मैंने ड्रॉ किया पेंडुलम, ये मेरा पेंडुलम है, रोटेट होते हुए इधर गया इस तरह मूव कर रहा है। तो ये जो मेरा थ्रेड है इसकी ये जो लेंथ है इसी को क्या कहूंगा मैं, L। आया समझ? तो जरा देख के बताओ टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है? क्या पेंडुलम की जो हमारी बॉल है या जो हमारा बॉब है इस बॉब के मास पे कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या L पे कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जितनी ज्यादा मैं लेंथ बढ़ाऊंगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज होगा। क्यों? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो यहां से मुझे पता चल गई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल पे पावर 1/2 के। एल पावर 1/2 कहां से है? रूट एल। रूट एल को क्या मैं एल पावर 1/2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब जब हम फ्रैक्शनल एरर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम फ्रैक्शनल एरर की बात करते हैं हम उन्हीं चीज को लेकर चलते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। हम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते। फॉर्मूले में 2 पाई भी है, जी भी है, स्मॉल जी क्या है? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त चेंज होती जा रही है, पेंडुलम मूव कर रहा है, नहीं, ये तो मेरी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से मैंने बोला भाई टी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर 1/2 के। अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालनी है टी की तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे निकालना है डेल्टा टी तो मैं क्या करूंगा? इस केस में जरा गौर करो, पावर दिखी? तो पावर के लिए अभी मैंने क्या बताया? ये केस बताया कि हम क्या करेंगे, पावर सामने ये अपॉन ये, तो वही हम लिख देंगे। तो हमने बोला मैक्सिमम रिलेटिव एरर। पेंडुलम के लिए क्या होगा? टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो टी, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू पावर आ गई सामने डेल्टा एल बाय एल। कई बार क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, हमें लेंथ के लिए इक्वेशन गिवन होती है और बोला जाता है टाइम पीरियड निकालो। अच्छा, अगर टी प्रोपोर्शनल है एल पे पावर 1/2 के तो एल किसके प्रोपोर्शनल होगा? टी के स्क्वायर के हो जाएगा। तो वहां से मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ना, फाइंड क्या करना है? टी फाइंड करना है या एल फाइंड करना है, और हम उसी हिसाब से रिलेशन बना के फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर मुझसे पूछा जा रहा है स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में से दो चीज पूछी जा सकती है। पहला एरिया, दूसरा वॉल्यूम। और सब जानते हो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जरा गौर करके बताओ एरिया किसके प्रोपोर्शनल हुआ? एरिया प्रोपोर्शनल हुआ आर स्क्वायर के, और वॉल्यूम किसके हुआ? आर क्यूब के। तो अगर इसके लिए बात की जाए मैक्सिमम रिलेटिव एरर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा ए बाय ए इक्वल्स टू पावर आ गई सामने डेल्टा आर बाय आर। इसके लिए क्या बनेगा? डेल्टा वी अपॉन वी। बहुत बढ़िया, आगे पावर कितनी? बहुत बढ़िया, शाबाश, डेल्टा आर अपॉन आर। क्या अब आया समझ? तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फॉर्मूला देखो और गौर करो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उनको कंबाइन करके फॉर्मूला बनाया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती, मैंने बोला 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू, और वो क्यू भी मेरा कांस्टेंट नहीं होता, वैसे होता नहीं है फॉर्मूला, बट अगर होता तो मैं उस क्यू की पावर करके प्लस डेल्टा क्यू बाय क्यू लिखता। यहां पे लेकिन नहीं है। देखा ना यहाँ पावर में हमने कैसे किया था? सेम वही लॉजिक लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा था। आसान। अब जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर लास्ट देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही होगा। तो बात करते हैं हमारे लास्ट वन की। लास्ट है हमारा 8th वन, रजिस्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। दो तरह के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम दोनों को जानेंगे। देखो, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रू वैल्यू की, तो मेरे ट्रू वैल्यू, या मैंने बोल दिया आर एस, जो भी मेरा रिजल्टेंट आ रहा है वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। सबने पढ़ी है ये चीज। डायरेक्ट हम डेल्टा आर यहां पे भी नहीं निकाल सकते, तो मैंने बोला डेल्टा आर एस अपॉन आर एस किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड करो मैक्सिमम रिलेटिव एरर, तो मैं सीधे ये लगा के निकाल लूंगा। बट अगर बोला है डेल्टा आर एस, तो नीचे वाला आर एस डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा। था आसान?
तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इस केस में हमारा फंक्शन क्या है, आर पी मुझे फाइंड करना है। आर पी क्या, ट्रू वैल्यूज। तो सिंपल मेथड होता है 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। यहां से मिल जाएगी मुझे ट्रू वैल्यू ऑफ आर पी। गलती कहां करते हो, 1 अपॉन आर निकाल के छोड़ देते हो, ये गलती नहीं करनी, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करके किसकी वैल्यू निकालनी है, आर पी की। फिर क्या निकालना होगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर। और यहां करते हैं बहुत कॉमन मिस्टेक बार बार। सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले फॉर्मूला देखो, डेल्टा आर पी अपॉन आर पी का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर। और यही आंसर निकाल के छोड़ देते। नहीं, जब भी मुझे निकालना है मैक्सिमम रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा आर पी अपॉन आर पी, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके चलता हूं विद आर पी से, जो मैंने यहां निकाली थी, और आ जाएगा मेरा आंसर किसके लिए, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। और अगर मुझे निकालना है डेल्टा आर पी, तो इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आरपी भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, आरपी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या समझ आ रही है बात। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं और ये कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट में भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। कर लो नोट।